हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल नेट डेज़लर्स के ऊपर। आज हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 8 है, जिसके अंदर हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो उनको भी आप देख लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइमली मिले और आपकी प्रेपरेशन और भी अच्छे से हो सके। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ये टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर है। द कंक्लूजन ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशन। मतलब कि अगर हम एक रिसर्च को परफॉर्म करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसर्च से, जो उसका रिजल्ट आता है, क्या किसी और जगह पे जनरलाइज कौन कौन सी रिसर्च में किया जा सकता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या, कैन नॉट, कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसको हम जनरलाइज वहां पे नहीं कर सकते, राइट। देखिए, फर्स्ट रिसर्च है हमारी कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। इसको दूसरा नेम क्या होता है इसका, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। और एक्सपोज फैक्टर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मैं दोबारा बोल देता हूँ, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च को हम बोलते हैं एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, और एक्सपोज फैक्टर को हम क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोल देते हैं। और हमें एक्सपोज फैक्टर में हम करते क्या है, हम इफेक्ट को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि इफेक्ट का कारण क्या रहा होगा, जिसको हम कॉज कहते हैं, राइट। मतलब हम डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहा होगा, राइट। और यही चीज है कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में। इसका रिजल्ट हम बिल्कुल जनरलाइज कर सकते हैं सेम सिचुएशन के अंदर। अगर वैसा ही इफेक्ट आया होगा, अगर मान लीजिए हम इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको जुकाम है और किसी सामने वाले पर्सन को जुकाम है, तो हम उसका कॉज देख सकते हैं कि शायद दोनों का कॉज सेम रहा होगा, तो जनरलाइज कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर, राइट। देन क्या है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हम डिस्क्राइब करते हैं कि फिनोमिना को किस तरीके से अकर हुआ, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, राइट, डिस्क्रिप्शन के अंदर। सेकंड थर्ड क्या आ गया हमारा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है हमारा, कॉज एंड इफेक्ट। हम दोनों को स्टडी करते हैं, कॉज क्या रहा होगा और इफेक्ट क्या रहा होगा, और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से कितना इफेक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आया होगा। तो इसको भी जनरलाइज कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव को। बट हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, हम कॉज एंड इफेक्ट बहुत पहले अकर हो चुका है, हम सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सप्लेन किस वे में कर रहे हैं आज के टाइम पे। जैसे हमारी इंडिया की हिस्ट्री कुछ और रही होगी, स्पेन की हिस्ट्री कुछ और रही होगी, जर्मनी की हिस्ट्री कुछ और रही होगी, तो सभी की हिस्ट्री ऐसा तो नहीं है कि जो इंडिया की हिस्ट्री में हुआ वैसा ही एप्लीकेबल आप स्पेन की हिस्ट्री के ऊपर कर सकते हो। बट आप खुद देखो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक आपने प्रिंसिपल पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। मतलब एक कोई भी चीज को अगर आप इंडिया में नीचे फेंकोगे, तो अगर आप इसको इंडिया में जनरलाइज कर रहे हो तो आप स्पेन में भी फेंकोगे, वो चीज नीचे ही जाएगी, राइट। तो सारी तीनों रिसर्च के अंदर हम रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकते हैं, बट हिस्टोरिकल रिसर्च में हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी इज द राइट आंसर। चलिए, देन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। रिसर्च की ऐसी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स है जो करेक्ट है। रिसर्च रेफर टू ए सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है, बिकॉज रिसर्च का काम क्या होता है, हम सिस्टमैटिकली हर एक चीज को प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद हम उसको परफॉर्म करते हैं, ताकि जो हमने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम ली है उसको अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सके। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी क्या है, इट इज ए सिस्टमैटिक, बिल्कुल सही है। लॉजिकल, अनबायस्ड प्रोसेस। अनबायस्ड का मतलब क्या है, इसमें हम अपनी फीलिंग्स नहीं लेके आते, हम अपने ओपिनियंस नहीं लेके आते रिसर्च के अंदर। बायस्ड का मतलब क्या होता है कि हम पार्शियलिटी कर रहे हैं किसी चीज के साथ। बट अनबायस्ड का मतलब क्या है, हम निरपक्ष होके पूरा का पूरा फैसला ले रहे हैं, निरपक्ष होके सारे के सारे डिसीजन को ले रहे हैं, राइट। वेयर इन वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हैं जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर अज्यूम करते हैं, फिर डेटा को एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कैन बी डन। मतलब हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट होने के बाद जो हमारे प्रिंसिपल्स फॉर्म होंगे वो भी करते हैं, बिल्कुल सही है रिसर्च में। देन क्या है, इट इज एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टुवर्ड्स ट्रुथ। इंटेलेक्चुअल मतलब हमारे दिमाग में एक क्वेस्ट होता है, क्वेस्ट मतलब हमें एक थर्स्ट होती है, हमें एक भूख होती है कि हमने सच जानना है, राइट। तो इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है कि हमें सच जानना है, राइट। बिल्कुल सही बात है रिसर्च में। देन लास्ट क्या है, इट लीड्स टू एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, राइट। अगर आप एक चीज को बनाना सीख रहे हो तो आने वाले टाइम पे आपकी नॉलेज क्या होगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो चारों की चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। जॉन पिजेट गेव अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ हिज, राइट। देखिए, आपको पता है कि ये टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्वेश्चन है। जॉन पिजेट का वैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी टीचिंग एप्टीट्यूड में दी हुई है, स्टार्टिंग में से लेके कि बचपन से लेके बच्चा जब अडल्ट बनता है तो वो किस किस तरीके से उसका कॉग्निटिव डेवलप होता है, राइट। अब देखिए, ये थ्योरी बिल्कुल उसने बेसिक से डिफाइन करी है और आपको पता भी है। देखिए, इवैल्यूएशन रिसर्च नहीं हो सकता। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि जो चीजें शुरू से बनाई गई है
उसको हम अप्लाई करते हैं। और एक्शन रिसर्च तो बिल्कुल अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है, बट फंडामेंटल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसमें हम हर एक चीज को शुरू से बनाते हैं, क्रिएट करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। जैसे हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बनाया न्यूटन ने, वैसे ही फंडामेंटल रिसर्च के अंदर जब कोई नई चीज को डेवलप करते हैं, नई चीज को जीरो से स्टार्ट करके बनाते हैं, वो फंडामेंटल रिसर्च होती है, राइट। फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कह देते हैं और इसको कंसेप्चुअल रिसर्च भी बोला जाता है, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। जब भी कोई ऑथर एक नई थ्योरी लेके आता है, बिल्कुल नई क्रिएट करता है, तो उसको फंडामेंटल रिसर्च ही बोला जाता है, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म इक्वली वेल इन ए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब कि जो मेल स्टूडेंट्स है और फीमेल स्टूडेंट्स है, मतलब बॉयज गर्ल ने, सभी ने अपने टेस्ट के अंदर बिल्कुल इक्वली परफॉर्म किया। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या लगता है, ये कौन सा हाइपोथेसिस है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, रिसर्च हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। देख लेते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले पता है कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब सभी जो सारा का सारा कोई भी डिफरेंस नहीं है, सभी सारी चीजें सेम है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म इक्वली, मतलब कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो हमें देख के तो पता चल रहा है कि ये कौन सा हाइपोथेसिस है, नल। हाँ, अगर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और रहे तो हमें पता है कि HE स्टैंड फॉर क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो इसका अगर हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस समझना होगा तो क्या हो सकता है, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म डिफरेंटली इन ए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, बिल्कुल इसका डिफरेंट, मतलब उन दोनों के अंदर समानता ही नहीं है, दोनों के अंदर डिफरेंस है, राइट। तो नल हाइपोथेसिस कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है कि उसके अंदर डिफरेंस है। तो मेल एंड फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म डिफरेंटली इन ए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, राइट। तो एक्शन रिसर्च जैसे एंटी नेट का सबसे फेवरेट टॉपिक है, ये इसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होती है। देखिए, आप सभी को पता है कि एक्ट हमेशा एंड में नहीं होता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल देख के ही आप कह सकते हो। देखिए, हर एक काम को शुरू करने से हम पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो प्लान हमने पहले किया, तो हमारी फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल हमारी चली गई है। तो हम अगर इन दोनों में देखें तो प्लान ऑप्शन है, देन क्या है, एक्ट है या रिफ्लेक्ट है। देखिए, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, जो हमने एक्शन ले लिया है उसमें से कुछ चीजें फाइंड आउट करके उसको इंप्रूव करें और दोबारा एक्शन लें, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, राइट। बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन पहले ही आ गया एक्ट करने से पहले, तो थर्ड ऑप्शन कट हो जाता है। तो देन क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्यों, क्योंकि देखिए, सबसे पहले क्या गया, प्लान के बाद एक्ट आया, एक्शन लिया हमने, एक्शन के बाद हमने उसको ऑब्जर्व किया, जो भी हमने एग्जीक्यूशन किया है। ऑब्जर्व किस लिए किया गया, ताकि हम देख सके कमियां क्या है और हमने अच्छे तरीके से या फंक्शन को परफॉर्म किया या नहीं किया। और लास्ट के अंदर क्या आ गया, रिफ्लेक्ट, मतलब जो चीजें हमने इंप्रूव कर सकते उसको रिफ्लेक्ट करके हमने परफॉर्म किया, राइट। आज हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे क्वेश्चन। थैंक यू सो वेरी मच।